जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। प्रिय व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके साथ में आपकी परीक्षा यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए सीसैट का ये सेशन डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। अब तक हमने इसके माध्यम से आपसे 8 टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं, चर्चा का बिंदु बना लिए हैं। आज का जो सेशन है ये हम देखेंगे जो आपका टेस्ट क्रमांक 9 है इसके बारे में, और इस 9 टेस्ट में जो 90 नंबर का टेस्ट है इसका पार्ट नंबर आपका 1 है, पहला पार्ट है इसका, ये आपको ध्यान में रखना है। अब तक 8 टेस्ट हो चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आवश्यक रूप से देखना, आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगे। तो चलिए समय ना गवाते आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहला टेस्ट है तो इसलिए थोड़ा सा मैं इस पर फोकस कर देता हूं और 2-4 चीज़ें आपके साथ में चर्चा का बिंदु बना लेता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है, आपको देखोगे प्रीलिम्स में आपसे 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस पेपर नंबर 1 और एक होता है जीएस पेपर नंबर 2। जो जीएस पेपर नंबर 1 होता है उसमें आपकी जीएस पूछा जाता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, और 30% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं। लेकिन दूसरा जो पेपर होता है उसको आप खासतौर पर सीसैट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? आप उसको सीसैट के नाम से जानते हैं। इसमें आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, और ये जो क्वेश्चन आते हैं इसमें रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, मैथ से क्वेश्चन आते हैं, और कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, आप देखोगे बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका ये टेस्ट हो जाता है। ये आपका सेक्शनल टेस्ट है। इसमें आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मैथ से क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन मिलेंगे, और कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। चलिए, तो पहला देखिएगा, पहला हमारा जो टॉपिक है, जो पहला है वो आपका बेसिकली पैसेज से आपसे पूछा जा रहा है। प्रिय विद्यार्थी, पहले हम क्या करते थे, 3 PM पर आपका लाइव सेशन लेते थे, लेकिन अब आपको मॉर्निंग में ही, जिस क्लासेस को आप अभी देख रहे हैं इस टाइम पे ही आपको डेली बेसिस पर ये आपका सेशन होगा। ठीक है? हाँ, तो देखिए पैसेज पढ़ते हैं। सबसे पहले परिच्छेद दे के रखा है, परिच्छेद को समझते हैं। ये कह रहे हैं, डेटा विश्लेषण द्वारा प्रेरित साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की और संक्रमण इस आधार पर आलोचना का विषय है कि वह राजनीतिक और नैतिक विचारों को गौण कर देता है। यद्यपि डेटा को प्राय वस्तुनिष्ठ माना जाता है, तथापि उसका संकलन, प्रसंस्करण और व्याख्या अंतर्निहित पक्षपातों से मुक्त नहीं होता। बेसिकली डेटा को कहते हैं कि भाई इसमें तो झूठ और सच बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, परंतु फिर भी इसमें क्या है, आपको पक्षपात देखने के लिए मिलता है। यह टेक्नोक्रेटिक दृष्टिकोण मापन योग्य परिणामों पर अत्यधिक केंद्रित रहता है और नीति के नैतिक एवं राजनीतिक निहितार्थों की उपेक्षा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप नीति निर्णय भले ही अधिक दक्ष हो जाते हैं किंतु वे कम उत्तरदायी बन जाते हैं, जिससे लोकतांत्रिक विमर्श और नैतिक आत्मचिंतन के लिए उपलब्ध स्थान संकुचित हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये कह रहे हैं आपसे कि इसका केंद्र विचार सर्वोत्तम रूप से परिच्छेद का क्या है। बेसिकली आप देखोगे डेटा को ध्यान में रखते हुए उसका एनालिटिकल यहाँ पर देख रहे हैं। पहले में कह रहे हैं साक्ष्य आधारित नीति निर्माण पक्षपात को न्यूनतम कर देता है। इन्होंने कहा है कि जो डेटा होता है वो बेसिकली वस्तुनिष्ठ होता है, लेकिन वो पक्षपात से मुक्त नहीं हो पाता है। नैतिक प्रश्नों को साक्ष्य आधारित रूपरेखा के अधीन कर देना चाहिए, क्योंकि डेटा स्वयं सामाजिक आवश्यकता का समाधान कर देगा। ये बात गलत है। कैसे समाधान कर देगा? ऑफकोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि नैतिकता को अधीन करने का समर्थन नहीं करता, बल्कि उसको संतुलित करने को रेखांकित करता है कि उसका एक स्टेबिलिटी लेकर के आओ। डेटा की वस्तुनिष्ठता की धारणा उसे नीति निर्माण का एकमात्र निर्धारक बना देती है, जिससे लोकतांत्रिक अप्रासंगिक हो जाता है। ये बात गलत है। पहला गलत, दूसरा गलत और सी भी गलत, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। डेटा प्रेरित निर्णय प्राय नैतिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक विचारों को हाशिए पर धकेल देता है। बिल्कुल ये बात आपकी सही हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है इसी पैसेज पर, आपसे पूछा गया है अजम्पशन, मतलब कि पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं।
साक्ष्य आधारित नीति निर्माण तकनीकी विशेषज्ञता पर बल देकर के लोकतांत्रिक सहभागिता को कम करता है। क्या ये बात गलत है? नहीं, ये बात आपकी क्या हो जाएगी? अगर हम बल देकर लोकतांत्रिक सहभागिता को कम करता है, बल्कि क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है। तो ये बात गलत है। नीति निर्माण में निहित नैतिक और राजनीतिक आयामों को संबोधित करने के लिए डेटा मॉडल स्वभावतः अपर्याप्त होते हैं। बिल्कुल ये बात सही है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं। पूछा गया है माननीय, तो इसमें दूसरा सही है, पहला गलत। तो राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा परिच्छेद पढ़ते हैं और इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये कह रहे हैं आपसे प्रौद्योगिकी विघटन के इर्द गिर्द निर्मित आख्यान प्राय उभरती हुई तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन को सत्ता के लोकतांत्रिकरण के उपकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, किंतु ये तकनीकें प्राधिकार का विकेंद्रीकरण करने के बजाय प्राय उन कुछ निगमों के हाथों में सत्ता का संकेंद्रण कर देती है जो निर्णायक अवसंरचनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। यद्यपि ये नवाचार दक्षता एवं स्वायत्तता का आश्वासन देते हैं, वे एक अधिकारवादी प्लेटफॉर्मों पर निर्भरता को बढ़ाते हैं, जिससे विद्यमान असमानताएं और अधिक तीव्र हो जाती हैं। लेखक के अनुसार वास्तविक समस्या तकनीक को उसके नियंत्रण, संकेंद्रण और नैतिक परिणामों को चिन्हित किए बिना अपनाने में निहित है। वास्तविक सशक्तिकरण केवल पहुंच में नहीं बल्कि उसके उपयोग को विनियमित करने की राजनीतिक अभिकरण क्षमता में निहित होती है। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि एक तरीके से जो पैसेज है, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसके विघटन की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये कह रहे हैं आपसे कि विवेकपूर्ण संदेश पूछा गया आपसे। देखो विद्यार्थी, जो संदेश होता है वो ऐसा होता है जो प्रोत्साहन करे सबको। क्या करता है? प्रोत्साहन करे, आप उसको अपनाएं, कुछ ऐसी बात की होना चाहिए, एक सुझाव के रूप में आता है संदेश। प्रौद्योगिकी विघटन संभवतः सत्ता का लोकतांत्रिकरण करता है और समाज में समान नियंत्रण सुनिश्चित करता है। ऐसा नहीं है, ये कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि इस धारणा का खंडन करता है और प्रौद्योगिकी विखंडन सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है, ना कि इसका क्या है? केंद्रीकरण करता है। तो ये बात गलत है। प्रौद्योगिकी विघटन को बिना प्रश्न किए अपनाने से प्राय सत्ता कुछ हाथों में संकेंद्रित हो जाती है, जिससे सशक्तिकरण की उसकी क्षमता क्षीण हो जाती है। बिल्कुल ये बात आपकी सही है। तो यहाँ पर जो आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चौथा स्टेटमेंट देखें। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला है प्रौद्योगिकी विघटन सत्ता का संकेंद्रण करता है और व्यक्तिगत स्वायत्तता को कम करता है। अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये बात सही है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है कि प्रौद्योगिकी विघटन जो होता है वो सत्ता का संकेंद्रण तो करता है और व्यक्तिगत स्वायत्तता को कम कर देता है, इसमें कोई दुराग्रह है नहीं। दूसरे में कह रहे हैं नैतिक विचारों से परे प्रौद्योगिकी प्रगति अनिवार्य रूप से सामाजिक सुधार की ओर ले जाती है। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि चुनौती देता है, लेखक इस धारणा को चुनौती देता है और कहता है प्रौद्योगिकी प्रगति स्वतः सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करती है, इसके विपरीत असमानता में गहनता की संभावना को रेखांकित करती है। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका गलत हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, पहला सही। तो इसका राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा आपको केवल 1, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है क्रमांक आपकी स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा है। ये कह रहे हैं 2 स्टेशन है, एक है पी और एक है आपका क्यू। इसके बीच की दूरी है खासतौर पर 1200 किलोमीटर। ये कह रहे हैं एक यात्री इधर चलता है इस प्रकार से और एक ट्रेन ऐसे चलती है। मान लेते हैं ये ए ट्रेन है और ये आपकी बी ट्रेन है। इन दोनों की गति की स्पीड की बात कर लें 30 मीटर प्रति सेकंड है और एक की है आपकी 45 मीटर प्रति सेकंड। ये स्पीड से चल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं स्टेशन पी से मिलने के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कि कहां पर ये पी और क्यू आपस में मिलेंगे। तो देखो इसको यहीं पे कर लो, इसका रेशियो बना लेते हैं ए रेशियो बी। तो यहां पर है आपका 30 अनुपात कितना 45। आप इसको काटेंगे 5 से, ये हो जाएगा 5 छंग 30 और 5 नम 45। आप काटिएगा इससे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। बेसिकली हुआ क्या, जो रेशियो बन के आया है वो ए रेशियो बी का जो रेशियो बना है वो 2:3 बना है। दोनों कितने हैं 5। 5 की बराबर कितना है, 5 की वैल्यू देके रखिए यहाँ पर 12। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखोगे इसको काटे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 हो गया कितना, 1 की वैल्यू हो गई है आपकी 140।
पूछा किसका है, पी का पूछा है। पी की वैल्यू कितनी है देखोगे आप 2 है, तो पी की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है, और 2 मतलब कि कितना हो जाएगा 240। इसको कर देंगे 240 मतलब कि 24 दूनी 48। आपको देखने के लिए मिलेगा कितना 480। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये कह रहे हैं कि संतोष भवन ए से बाहर आया और पश्चिम दिशा की ओर 80 मीटर चला। देखो संतोष भवन से क्या हुआ, संतोष यहां से था और वो संतोष क्या करता है, थोड़ा मैं इसको जूम भी कर देता हूं और उसके साथ साथ मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर देता हूं, 0 कर देते हैं थिकनेस। देखो हाँ, तो संतोष यहां से क्या करता है, पश्चिम दिशा की तरफ आप देखोगे 80 मीटर चलता है। तो संतोष का स्थान ये था, अब यहां से वो पश्चिम दिशा की तरफ कितना चल रहा है 80 मीटर खासतौर पर चलता है। वह 45 डिग्री सी घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। देखो घड़ी की जो सुई है, मान लेते हैं ये घड़ी है, तो घड़ी की सुई कुछ इस प्रकार से चलती है, ठीक है, दक्षिणायन। तो बेसिकली क्या है, अगर हम बात कर ले, ये कह रहे हैं कि मानो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर था और 45 डिग्री उसको मिलना हो तो ये इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा। तो अब क्या है, वो व्यक्ति क्या होगा, इधर जाएगा, इधर, ये इसकी डायरेक्शन होगी, क्लियर, हाँ ये इसकी डायरेक्शन होगी। और कितना चलता है वो 29 चलता है, कितना चलता है 29 चलता है। इसके बाद वह भवन बी की तरफ आप देखोगे पहुंचने के लिए पूरब की ओर कितना चलता है 110 मीटर खासतौर पर चलता है। कितना चलता है 110 चलता है, तो ये हो जाएगा 101, माफ कीजिएगा 101 मीटर। भवन बी आप देखोगे भवन ए के उत्तर में अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है, भवन जो बी है वो भवन ए के उत्तर में अवस्थित है। पूछ रहे हैं भवन ए और भवन बी के बीच की दूरी कितनी है। बेसिकली अगर हम इसका ट्रायंगल बनाए यहां तक, क्योंकि ये आपका कितना बन रहा था 45 डिग्री, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो ये था 29 डिग्री, यहां पर 80 था। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये 80 था तो यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी। बोले सर यहां तक की जो दूरी होगी आप देखोगे 101 माइनस 80 इसमें से घटा देंगे तो सर ये हो जाएगा आपका 21। तो मतलब कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपकी 21 है। तो मुझे आप एक बात बताओ, 21 का स्क्वायर और उसके साथ साथ आप देखोगे 29 का स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी हमें फाइंड करनी है ये, तो यहां पर ये माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप इसको करोगे 21 से आप देखोगे 441, फिर आपका 29, तो इसको माइनस प्लस करके आप इसको काटोगे तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा विद्यार्थी, ये कहीं ना कहीं आपको आ जाएगा, क्योंकि 400 जब आप इसमें करते हैं ना तो ये आ जाएगा आपका यहां पर आएगा, एक सेकेंड रुकेगा, अगर हम इसको देखें, क्योंकि ये 21 नहीं, ये आएगा 29, क्योंकि बड़ी से छोटी संख्या घटाएंगे ना, हाँ, तो ये आएगा आप देखोगे अंडर रूट में आएगा आपका 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो यहां पर अब जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका किसका 400। तो ये जो 400 है किसका आपको देखने के लिए मिलता है, बोले सर ये होता है आपका 20 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कितना 20 मीटर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर। ये कह रहे हैं अंतिका, किसके बारे में कह रहे हैं, अंतिका के बारे में आपसे ये कह रहे हैं। देखो इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं अंतिका के बारे में इन्होंने विशेष रूप से जानकारी दी है कि अपने घर से निकलती है और पास के क्षेत्र में अपना एक सेशन लेने के लिए 12 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। बेसिकली अगर हम बात कर लें, जो अंतिका है वो यहां थी, मान लेते हैं यहां पूरब की ओर चलती है, कितना 12, वो खासतौर पर पूरब की ओर चलती है। कुछ समय बाद वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है और अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलती है। अब यहां से वो क्या चल रही है, दक्षिण की ओर, आप देखोगे कितनी 3 किलोमीटर चलती है, क्लियर, हाँ। मित्र के घर से वह पूरब दिशा की ओर मुड़ती है और अपने दूसरे सेशन लेने के लिए कहां पर 12 किलोमीटर चलती है। तो पूरब की ओर चली, इधर कितना, बोले सर 12 किलोमीटर, तो यहां पर वो आ जाती है, ठीक है। इसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है और अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलती है। अब क्या हो गई, उत्तर दिशा की ओर वो खासतौर पर यहां पर चली गई, उसका कार्यालय 10 किलोमीटर, कितना चली 10 किलोमीटर। मुझे एक बात बताओ, अब कह रहे हैं कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है। देखो ये जो दूरी है यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 12 है, क्योंकि जब नीचे की 12 ऊपर की 12। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है क्योंकि 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी। यहां पे जो दूरी आपको देखने के मिलेगी ये आपकी बची कितनी, क्योंकि टोटल थी 10, 3 चला गया तो यहां पर दूरी आ जाएगी 7। तो अब आपको बेसिकली ये दूरी बतानी है कितनी है। इसको मान लेते हैं ए स्थान और इसको मान लेते हैं बी स्थान। तो कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल आपको बनता हुआ मिलेगा, कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल आपकी स्क्रीन पर बनेगा, कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल। हमारे पास इसकी दूरी है 7 और ये हो जाएगा 12, ये होगी और 12 ये होगी, तो ये हो जाएगा आपका
24। कितना हो जाएगा? 24। तो अब आपको क्या करना है, वही विकर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप इसका आंसर दे देंगे। तो आप कहेंगे सर 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस उसके साथ साथ आप देखोगे 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और आपका कितना है 7 का स्क्वायर। तो आप कर लो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करके देखोगे तो आपको क्या देखने के लिए यहां पर मिलेगा, आपको मिलेगा यहां पर आप देखोगे कितना 25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डी इसका करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली आपसे कुछ चीजें यहां पर पूछी जा रही हैं, जरा समझना। मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, आपको चीजें बताने की कोशिश करता हूं। तो थोड़ा सा इसको जूम कम कर देते हैं ताकि मैं क्वेश्चन को पढ़ सकूं और यहां पर आंसर भी दे सकूं। बेसिकली क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, क्वेश्चन ये है, इन्होंने कहा है एस क्यू की पत्नी है। देखो जरा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये कह रहे हैं ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए क्या है बी की। चलो पहले शुरू करते हैं पहला वाला स्टेटमेंट से। पहले वाले स्टेटमेंट को देखो, यहां पर परसेंटेज से पूछा गया, परसेंटेज से तो देखो यहीं पर बनना शुरू हो जाएगा। देखो मैं बनाता हूं, ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी की माता है, मतलब कि क्यू जो है वो पी की माता है। तो क्यू क्या होगी, वो पी की आप देखोगे मदर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मां हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी मां हो जाएगी। फिर है पे प्लस के। अब देखो पी प्लस के का मान देखो यहां पर क्या है, के की वैल्यू क्या दे रहे हैं, ये कह रहे हैं ए प्लस बी का है कि ए जो है वो बी की बहन है। मतलब कि हुआ क्या, जो पी है वो खासतौर पर किसकी बहन है, के की बहन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो के की बहन है तो ये भी आपकी माइनस में। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं अब के एट द रेट आर के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? के एट द रेट आर के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो ए एट द रेट वी का अर्थ है कि ए जो है वो बी की भाई है। ए जो किसका भाई है, वो खासतौर पर बी का भाई है। तो मतलब कि के किसका भाई है, आर का भाई है। के किसका भाई है, आर का भाई है। ठीक है, और आर जो है डॉलर एस के बारे में पूछा गया, आर डॉलर एस। तो यहां पर डॉलर के बारे में पूछा गया है। देखो डॉलर कहां, ये ए डॉलर एस का मतलब क्या हो जाता है, ए डॉलर एस का मतलब क्या हो जाता है कि ए बी की पुत्री है। मतलब कि ए जो है बी की पुत्री का मतलब यहां पर यह है कि जो आर है वो किसकी पुत्री है, एस की पुत्री है। आर जो है वो एस की पुत्री है। तो एस जो होगा, अब देखो ये इसकी भी मां हो गई, इसकी भी मां हो गई और ये इसका क्या हो गया, पति हो गया। क्लियर? हाँ, तो ये कह रहे हैं क्यू एस की पत्नी है, इससे आप पहले से बता दोगे। ठीक है, दूसरा वाले की बात कर ले। देखो ये तो समान है, चलो पी क्यू, लेकिन यहां पे देखो प्लस है, यहां पर हैज है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं आने का। तो सेकंड गलत है, पहला इसमें सही है। ठीक है, पहले से आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 9 नंबर। ये कह रहे हैं श्याम की ओर संकेत करते हुए, श्याम की ओर संकेत करते हुए, जरा मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा। देखो जरा पढ़िए क्वेश्चन को। श्याम की ओर संकेत करते हुए प्रशांत ने कहा, वह मेरे ससुर की, वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी के। जरा समझना, श्याम की ओर प्रशांत ने, श्याम की ओर संकेत करते हुए प्रशांत ने कहा। प्रशांत क्या कह रहा है, देखो प्रशांत कुछ कह रहा है, वो कह रहा है वह मेरे ससुर की। जरा समझना, वह मेरे ससुर मतलब कि जो प्रशांत है इसकी पत्नी मान लेते हैं एक्स है, और इसके पिता जो होंगे वो खासतौर पर वाई मान लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसके क्या है, ये ससुर है। ठीक है, मेरे ससुर की इकलौती बेटी के। अब इकलौती बेटी कौन है, प्रशांत की पत्नी है। बेटी के इकलौते पुत्र, अब इसका क्या होगा, प्रशांत की जो पत्नी मतलब कि प्रशांत का जो बेटा है, यहां पर बेटा। ठीक है, बेटा, इकलौते पुत्र की इकलौती बहन। अब जरा समझना, पुत्र की इकलौती बहन मतलब कि प्रशांत की ही बेटी होगी। इसने कहा कि ससुर की इकलौती बेटी प्रशांत की पत्नी है, और बेटी के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र की बहन, इकलौते पुत्र की इकलौती बहन का पुत्र। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ, जो प्रशांत का बेटी है उसके खासतौर पर क्या हुआ है, एक पुत्र हुआ है। तो जो खासतौर पर ये कह रहे हैं पुत्र है ना, तो ये कह रहे हैं प्रशांत से क्या संबंध है, किसका, तो श्याम जो है ना, वो श्याम प्रशांत की पुत्री का पुत्र है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेसिकली आप देखोगे ये इसका क्या लगेगा, दादा लगेगा। तो प्रशांत मतलब कि प्रशांत तो दादा लगा, तो श्याम क्या लगेगा, पोता आप देखोगे लगेगा। क्या लगेगा, पोता आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली लगना तो चाहिए था देवता, मतलब कि नाना लगा प्रशांत तो, लेकिन यहां पर क्या है आप देखोगे जो श्याम है वो इसका पोता लगेगा। क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर,
एक पुस्तकालय दुकानदार ने लगभग आप देखोगे 50 गाइड समान क्रय मूल्य पर खरीदी हैं। उसने 300 गाइड्स एक निश्चित अंकित मूल्य पर बेची और शेष 200 गाइड्स मूल्य से 4 रुपए अधिक की गाइड बेची है। बेसिकली यहाँ पर देखो हो क्या रहा है विद्यार्थी, जरा आप इस चीज को थोड़ा सा भी समझेंगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा मान लीजिए वो कह रहे हैं कि भाई 500 गाइड है, तो मैंने कहा एक गाइड का मूल्य 1 हो गया, तो टोटल का मूल्य कितना हो गया? बोले सर 500 हो गया। क्लियर हुआ? टोटल का मूल्य क्या हो गया? 500 हो गया। उसमें से मान लेते हैं भाई एक्स प्रति गाइड पर उन्होंने बेची थी, मतलब कि 30 गाइडें जो पहले विक्रय का आपसे पूछा गया, 30 गाइडों का मैंने कहा भाई 30 का आप देखोगे 30 का जो एसपी था, अगर हम उसकी बात कर ले तो एक्स था, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 300x, इसका एसपी 300x हो जाएगा। अब शेष 200 गाइडें क्या होती हैं? वो 4 प्लस अधिक में, मैंने कहा था x रुपए में अगर वो बेचते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 4 प्लस x होना चाहिए, x प्लस 4 होना चाहिए, क्योंकि 4 रुपए अधिक में 200 गाइडों को। तो 200 का जो एसपी होगा, अगर हम देखें 200 का एसपी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 आपका x प्लस कितना 4। अब ये कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल इसको सोल्व कर लेना है। तो ये देखो जब आप सोल्व करोगे इसको 300x प्लस 200 x प्लस 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा आपका 300x प्लस 200x प्लस 4 दूनी 800, ये इसमें आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा 4 और 3 800, और ये यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 500x बराबर कितना? 800। 500x बराबर कितना? 800। तो ये आपको मिला। तो कुल लाभ अगर हम देखें भाई वो बेसिकली क्या था, कुल लाभ की अगर हम बात कर लें तो वो कुल लाभ हो जाएगा आपका, टोटल जो लाभ है वो कितना है? वो आपको देखने के लिए मिलेगा 600 रुपए। 600 रुपए कुल लाभ हो जाएगा, क्योंकि एसपी और सीपी कुल लाभ आपको देखने के लिए यहां पर मिल रहा है। तो टोटल कितना था? वो था आपका, हमने कहा था भी 1 रुपए था, तो 500x प्लस कितना 800 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा आपका यहां पर 500 और बराबर आ जाएगा आपका यहां पर 600, आपको देखने के लिए मिलेगा 600। क्लियर? हाँ, तो यहां पर आ जाएगा आपका, आप देखोगे 500x प्लस कितना 300 बराबर कितना आपका आ जाएगा 600। अब तो इसके में सोल्व भी करना है, तो ये हो जाएगा 500x बराबर आपका 300। बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप इसको काटोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और ये आ जाएगा 3/5 एक्स का मान। अगर आप इसको काटोगे तो 5 6 30, 0.6 आ जाएगा। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे क्योंकि हमने इसको 1 रुपए माना था और यहां पर 0.6 हो गया, तो 1 रुपए में से अगर आप माइनस करोगे 0.60 तो कितना आ जाएगा? बोले सर 0.40 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब मैं कह सकता हूं कि यहां पर 300 पर कितना हुआ था, तो 0.40 देखने के लिए मिलेगा। तो कुल जो हुआ था वो 120 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर बेसिकली क्या है, 120 रुपए की उसको कितनी हो रही है? हानि, क्योंकि 1 रुपए उसने माना था, 1 रुपए में से 60, क्योंकि 0.60 का जा रहा था, तो वहां पर 0.4 बचा, तो यहां पर 1 रुपए से कम है, तो मतलब कि यहां पर 120 रुपए की हानि आपको प्रतीत हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो परिच्छेद आपका पहला है, यहां पर कह रहे हैं कि दैनिक जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि एआई का बढ़ता हुआ एकीकरण प्राय प्रगति के रूप में देखा जाता है। मतलब कि लगातार जो एआई है वो बढ़ रही है, उसका विस्तार हो रहा है, जो निर्णय निर्माण को उन्नत करता है और स्वायत्तता का विस्तार करता है। यह दृष्टि एक केंद्रीय प्रश्न की उपेक्षा करती है। वास्तविक स्वायत्तता क्षमताओं के साथ साथ अगर हम देखें वास्तविक स्वायत्तता क्षमताओं के विस्तार में नहीं बल्कि उन प्रणालियों पर प्रश्न उठाने का है, उन प्रणालियों प्रश्न उठाने और उन्हें पुनर्परिभाषित करने की स्वतंत्रता में निहित होती है, जिन पर ये क्षमताएं आधारित हैं। जब निर्णयों को एआई को सौंप दिया जाता है तब समाज व्यक्तियों से सत्ता को एल्गोरिथमिक संरचना की ओर स्थानांतरित करने का जोखिम उठाती है, और ऐसी स्थिति में स्वायत्तता आत्मनिर्भर खासतौर पर क्रिया की बजाय पुनर्वितरण मतलब कि पुनर्निर्धारण प्रणालियों के साथ में संरेखित हो जाती है। लेखक के अनुसार स्वायत्तता का वास्तविक सार निर्णयों का मार्गदर्शन करने वाले ढांचे को आकार देने का क्षमता में निहित है, न कि मात्र संभावना का विस्तार में। तो देखो आपसे क्या पूछा गया है, बेसिकली ये कह रहे हैं आपसे केंद्र विचार, खासतौर पर इसका कहां पर है, केंद्र विचार पैसेज का आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो केंद्र विचार बेसिकली आप देख लोगे एआई पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखकर की चीजें हो रही हैं। ये कह रहे हैं, देखो सबसे पहले डी को देखो, ये कह रहे हैं एआई आधारित प्रणालियां सभी व्यक्तियों के लिए, ये तो गलत ही है। एआई का विस्तार स्वतः की प्रासंगिकता को कम कर देता है क्योंकि निर्णय निर्माण अधिकाधिक खासतौर पर व्यक्ति की अभिकरण की बजाय एल्गोरिथम द्वारा नियंत्रण होने लगता है। ये बात गलत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंतर्निहित रूप से मानव स्वेच्छा से संरेखित है और निर्णय निर्माण प्रक्रिया को अधिक नियंत्रण प्रदान करती है। ये बात भी गलत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बढ़ती निर्भरता एल्गोरिथमिक संरचना की ओर सत्ता स्थानांतरण कर वास्तविक स्वेच्छा को कमजोर करती है, जिससे स्वतंत्र निर्णय निर्माण क्षीण होता है। तो यहां पर आपको बी राइट आंसर इसका देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? तो बी राइट आंसर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। एक उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। आपसे यहां पर भी पूछा गया है कि भाई पूर्व धारणाएं कौन सी हैं। वास्तविक स्वेच्छा केवल संभावनाओं के विस्तार में नहीं बल्कि निर्णयों का मार्गदर्शन करने वाली प्रणालियों को चुनौती देने और उन्हें आकार देने की क्षमता में निहित होता है। हाँ, ये बात आपकी सही हो जाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का व्यापक उपयोग अनिवार्य रूप से मानव स्वेच्छा के ह्रास की ओर ले जाएगा क्योंकि यह एल्गोरिथमिक नियंत्रण को बढ़ाता है। नहीं, ये बात आपकी गलत है। ऐसा थोड़ा ही नहीं होगा कि क्योंकि एआई के कारण स्वेच्छा को क्षरण की संभावना की आलोचना तो करता है, किंतु यह इसे अपरिहार्य या पूर्ण रूप से निश्चित परिणाम के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। तो पूर्व धारणाएं मान्य है, तो यहां पर आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा यहां पर गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, परिच्छेद है सेकंड। राजनीतिक दर्शन में नागरिकता को सामान्यतः व्यक्तिगत अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। मतलब कि राजनीतिक जो दर्शन है उसको नागरिकों को सामान्यतः व्यक्तिगत अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, जहां राज्य की भूमिका स्वतंत्रताओं की रक्षा तक सीमित मानी जाती है। लेखक इस दृष्टिकोण को चुनौती देता है और नागरिकता की एक संकल्पना का समर्थन करता है जिसमें नैतिक बंधन, पारस्परिक मान्यता और नागरिक सहभागिता सम्मिलित हो। यह दृष्टि व्यक्तिगत ढांचे और आलोचना करती है, इस बात पर बल देती है कि नागरिकता में केवल अधिकार ही नहीं बल्कि सामूहिक उत्तरदायित्व भी समाहित होने चाहिए ताकि लोकतांत्रिक एकजुटता और साझा उत्तरदायित्व को वित्त पोषित किया जा सके, न कि केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर एकांगी बल दिया जाए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आप देखोगे सहभागिता की बात करता है और विशेष रूप से कई बातों को उठाने का प्रयास करता है। ये कह रहे हैं आपसे 13 नंबर में अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कि केंद्र विचार इसका क्या है, क्या है, आपसे कह रहे हैं केंद्र विचार क्या है। नागरिकता को केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की गारंटी देने वाला अधिक विधिक अधिकार के रूप में समझा जाना चाहिए। नहीं, ये तो बात गलत है, केवल ऐसी बात तो हम नहीं कर सकते। नागरिकता में व्यक्तिगत अधिकार के साथ साथ सामूहिक उत्तरदायित्व को भी समाहित किया जाना चाहिए जिससे लोकतांत्रिक सहभागिता और एकजुटता को बढ़ावा मिल सके। ये बात आपकी क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं आपसे पूर्व धारणाएं मतलब कि अजम्पशन आपसे पूछा गया है। तो ये कह रहे हैं नागरिकता का एक समग्र दृष्टिकोण लोकतांत्रिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक दायित्वों का एकीकरण की आवश्यकता रखता है। बिल्कुल ये बात आपकी गलत है क्योंकि अधिकारों और दायित्वों के एकीकरण पर बल दिया गया है, किंतु लोकतांत्रिक जीवन के लिए अनिवार्य रूप से यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं देखो सुनिश्चित करने, इन्होंने कहा लोकतांत्रिक जीवन के लिए सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता रखता है। नहीं, आवश्यक रूप से नहीं रखता है, लेकिन बात तो करता है। ये बात गलत है। नागरिकता के प्रति अधिकार केंद्रित दृष्टिकोण साझा उत्तरदायित्व और पारंपरिक संबंधों की उपेक्षा कर लोकतांत्रिक एकजुटता को कमजोर करता है। हाँ, ये बात सही है, पूर्व धारणाएं मान ली है। तो यहां पर सेकंड आपका सही है, पहला इसमें गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप करोगे तो बड़ा मजा आएगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी। बेसिकली ये कह रहे हैं आपसे एक कार यात्रा पहले 40% भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय करता है। अब देखो जो भी उसकी यात्रा थी है ना, जो उसकी जो भी यात्रा थी उसमें क्या कह रहे हैं भाई, उसको आप देखोगे क्योंकि इन्होंने कहा है कि कुल दूरी देखो, यहाँ पर यात्रा की कुल दूरी आपकी 300 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर का आप 40% आप निकाल करके भी कर सकते हैं। मतलब कि आप देखोगे ये हो जाएगा 0 से 0 और 4 या 12, 120 किलोमीटर की दूरी को क्या करते हैं, ये विशेष रूप से आप देखोगे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है। तो 0 से 0 चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा आपका 3 चौक 12। तो इसको 4 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, इसको 4 घंटे आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ।
दूसरे भाग में कह रहे हैं कि दूसरे भाग में 40% भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आप देखोगे करते हैं। कितनी की से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करते हैं। एक बात मुझे बताओ, 300 किलोमीटर में अब 40% का फिर से देखो भाई, 300 किलोमीटर में 120 तो हो गई। अब 120 आपकी हो गई, 120 यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। एक सेकंड विद्यार्थी, चलिए तो देखो यहां पर हम बात कर रहे थे। तो अब मुझे एक बात बताओ, यदि यहां पर कहें कि 300 किलोमीटर की कुल दूरी है और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 40% भाग पर अब वो यात्रा करेगा, तो मुझे एक बात बताओ विद्यार्थी यहां पर कि साल जो आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कि अगर मैं बात कर लूं कि सर फिर से 300 किलोमीटर की दूरी है और इसका 40% भाग, तो आपको होगी 0 से 0, 4 या 12, बोले सर 120। अब 60 से चल रही है तो ये तो 2 बार चली जाएगी, तो यहां पर कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। पहले में लग रहे थे उसको 4 घंटे और दूसरे में लगे 2 घंटे। समझना, शेष दूरी वह ऐसी चाल से तय करे कि पूरी यात्रा के औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो। यदि यात्रा इतनी है तो आपको बताना है कार ने यात्रा का अंतिम भाग तय किया। तो बेसिकली अब देखो हमारे पास में क्या हो गया, चीजों को यहां पर हमें समझ में आ चुका है। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर हम देखें, क्योंकि औसत चाल कितनी है? 45 किलोमीटर, तो यहां पर जो 300 किलोमीटर की कुल दूरी है उसको 45 से आप चलो तो देखो ये हो जाएगा 5 छंग 30 और 5 नम 45। क्लियर? हाँ, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। बेसिकली यहां पर कितने घंटे लगेंगे? आपको लग रहे हैं घंटे कि 20/3 घंटे लग रहे हैं। अगर आप इसको और डिवाइड करना चाहोगे तो ये आ जाएगा 6 सही, मतलब कि 6 सही 2/3 हावर आपको यहां पर लग रहे हैं। बोलो चीजें यहां तक क्लियर होगी? बोले सर एकदम क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ विद्यार्थी, यहां पर आपके घंटे लग रहे थे 4, यहां पर लग रहे थे 6, दोनों का योग कितना हो गया? बोले सर 8। आपको देखने के 4 और 2 6 योग यहां पर हो जाएगा। बेसिकली क्या है, अगर हम बात कर लें, क्योंकि अगर हम इसको यहां पर रखते हैं, मान लीजिए हमने लिया इसको, हम ये वाला मान ले रहे हैं, हमने लिया यहां पर 20 बटे कितना? 20/3 और माइनस, क्योंकि 6 यहां पर चल गया था भाई, 4 ये चला था, 2 ये चला था, तो -6। अब इसको आप करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 छंग 18, मतलब कि ये हो गया 20 - 18 बटे कितना? 3 आपको देखने के मिलेगा। तो ये आ जाएगा आपका 2/3 हावर। बोलो यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अब ये कह रहे हैं शेष दूरी, शेष दूरी कितनी बची है? तो शेष दूरी मुझे एक बात बताओ, 120 + 120 कितना होता है? बोले सर 12 दूनी 24 होता है, 240। टोटल दूरी थी 300 और इसमें से 240 अगर आप घटा दोगे तो कितनी बचेगी? 60। क्योंकि भाई 120 इससे चल रही थी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरी 120 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो बची कितनी? क्योंकि हमने 12 दूनी 24, 240 चल रही 300 में से, तो 60 बची। अब जो शेष 60 दूरी है वो जो चली जाएगी, देखो शेष जो 60 किलोमीटर की दूरी है उसको कैसे चलोगे? तो बोले सर हम उसको चलेंगे किससे? 2/3 आप देखोगे किलोमीटर प्रति घंटे से। अब ये क्या होगा, बेसिकली अगर आप देखोगे 60 किलोमीटर दूरी को बटे कितना है? 2/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 60 × 3/2। इसको काट देंगे यहां से, ये चला जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा आपका देखोगे 3 बार चला जाएगा ना, हाँ, तो 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 3 तिया 9, तो 90 किलोमीटर वो दूरी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अंतिम भाग में जो शेष वाला था वो 90 किलोमीटर दूरी आपको देखने के लिए मिलेगी। बोलो चीजें क्लियर है कि नहीं? बोले सर एकदम सही। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी करेंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। क्लियर? हाँ, ये कर रहे हैं, एक शाम प्रशांत और आर्यन छत पर आमने सामने खड़े होकर के बातचीत कर रहे थे। यदि प्रशांत की छाया आर्यन के ठीक बाईं तरफ पड़ती है तो आर्यन किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है? आराम से वीडियो को पोस्ट करके बताओ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो भी है। उसके अलावा 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन, ये इजी से क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। ये कह रहे हैं आपसे कि ए बी के पश्चिम में खड़ा है जो कि खासतौर पर सी के उत्तर में खड़ा है। यदि डी सी के दक्षिण में खड़ा है तो ए के सापेक्ष डी की स्थिति क्या है? दिशा आपको ये बता देनी है। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे ही करवाऊंगा जो इजी से हैं। चलो देखो क्वेश्चन अब समझ लेते हैं। यहां पर 18 नंबर क्वेश्चन। क्लियर? हाँ, एक थोक पालक, खासतौर पर आप देखोगे थोक फल व्यापारी ने 120 दर्जन आम, 120 दर्जन आम मैंगो खरीदे हैं, 120 दर्जन, तो एक दर्जन में होता है 12, 12 दूनी आप देखो 12 144, मतलब कि 1440 आम है। उनका एक आम का जो प्राइस है वो कितना है? 4.80 प्रति आम की दर से खरीदता है।
भंडारण के दौरान 8 दर्जन आम उसके खराब हो जाते हैं। भाई 120 में से क्या हो गए, 8 दर्जन आम उसके खराब हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में 8 दर्जन यदि आम उसके खराब हो गए, है ना, 8 दर्जन आम खराब हो गए तो बचे कितने? बोले सर वहां पर उसके पास क्योंकि 120 थे, 8 उसमें से 20 में से 8 चला जाएगा। बोले सर 112 दर्जन, ठीक है, उन्हें वो फेंक देता है। शेष आमों को 112 दर्जन को वो क्या करता है, 60 दर्जन आम, 112 में से 60 दर्जन आम 84 रुपए प्रति दर्जन से और शेष 90 रुपए प्रति दर्जन से बेचता है। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकटतम क्या है? तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कैसे करना है आइए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। क्लियर? हाँ, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ विद्यार्थी, आप एक बात मुझे बताओ, इसको समझना जरा। यहां पे देखो, ये कह रहे हैं सर 112 दर्जन आम थे। 112 मतलब कि एक दर्जन में होता है 12, तो 12 12 में होता है 144। कितना? 144। तो 1440 टोटल आम हुए। 1440 टोटल आम हुए और यदि आप इसकी गुणा करोगे कितने का है, एक आम जो है आपका आप देखोगे 4.80 का है, तो कितना बनेगा? टोटल रिजल्ट बनेगा इसका 6912। आप मल्टीप्लाई कर लो, 6912 के उसके कुल आम खासतौर पर बिकने थे। इसमें से हुआ क्या, 8 दर्जन आम बेसिकली क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। कितने? 8 दर्जन आम खराब हो जाते हैं। कितने? 8 दर्जन आम इसके खराब हो गए। तो बचा कितना? बोले सर आप देखोगे 112 उसके बचे, 112 खासतौर पर यहां पर बचे। अब मुझे बताओ 8 दर्जन का मतलब क्या हुआ? 8 दर्जन का मतलब हुआ 12 8 96 आम उसके खराब हो चुके हैं, क्योंकि 8 दर्जन में 96, तो 120 में से आपको क्या घटा देना है, आपको 100, ठीक है, हाँ माफ कीजिएगा, इसमें से नहीं घटेगा क्योंकि 96, तो ये 100 मतलब कि 1440 में से आपको 96 माइनस कर देना, क्योंकि ये टोटल मैंगो है, ये भी टोटल मैंगो है। तो इसमें से आप घटाइए, तो इसको जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1344। कितना आएगा? 1344 मैंगो आपके बचे। अब 1344 मैंगो में से क्या करना है आपको, ये करा 60 दर्जन आम। देखो 60 दर्जन का मतलब क्या हुआ, एक दर्जन में 12, 12 दूनी 24, 12 36, 1248, 12 50, 12 छंग 72। बोले सर 720 आम जो होते हैं वो 84 रुपए प्रति दर्जन से बेचता है। तो आप इसको क्या करना है, 84 रुपए प्रति दर्जन से वो बेचता है। तो आप या तो दर्जन से आप कर सकते हैं, तो 700 को आप क्या करोगे, आप 84 रुपए प्रति दर्जन से, या तो आप ये कर लोगे कि कितने रुपए का एक आम हो गया बेसिकली। भाई अगर कह रहे हैं कि एक दर्जन बराबर कितना है, 84 है, मतलब कि 84 है, 12 आम होते हैं तो 12 से आप भाग कर लो, तो यहां पर कितना हो गया 7 रुपए, 12 7 84। तो जो 720 जो है आप देखोगे इसमें कितने का आ जाएगा, 700 और 7 दूनी 14 और 14 का 1, 7 7 49। मतलब कि ये क्या करता है, 60 दर्जन जो आम है इसके वो बिकते हैं कितने के, 5040 रुपए के आम बिकते हैं। क्लियर? हाँ। अब ये कह रहे हैं कि शेष जो बचे हुए हैं, मतलब कि अब देखो जो बचे हुए हैं आपके, इसमें से 60 दर्जन आम उसने बेच दिए। अब जो शेष बचे हुए हैं, मुझे एक बात बताओ, 1344 में से आपको कितने हैं, 720 मैंगो घटा दो, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका, यहां पर आप देखोगे कितना बच जाएगा, ये बचेगा 624। अब 624 आम बचे हुए हैं और ये 90 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है। तो एक बात मुझे बताओ विद्यार्थी, 90 रुपए प्रति दर्जन से बेचता है और यदि विक्रय मूल्य देखें तो 90 दर्जन आम बेसिकली क्या है, 90 जो दर्जन आम है, ये कह रहा है 90 रुपए, तो एक दर्जन देता है 90 में, तो आप कर लो 12 7 84 और यहां पर जो बचेगा ये आ जाएगा आपका, मतलब कि 7 रुपए 50 पैसे का एक आम है। तो यहां पर हो गया आपका 624 इंटू 7.5, इसका मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आएगा रिजल्ट। ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4680। अब टोटल देखो कितने बिके, टोटल बिके इसका अगर हम बात कर लें, ये आ जाएगा आपका, अब इसमें 5040 भी जोड़ दो, 4680 में तो कितना आ जाएगा, जोड़ो इसको, ये आ जाएगा आपका 9720। अब 9720 में से आपको क्या घटाना है, ये घटाना है आपको 6912। कितना घटाना है, तो 9720 में से माइनस कर दो 6912, कितना बचेगा, ये जितना भी बचेगा ये बचेगा आपका, आप देखोगे 2808 बचेगा। किस पर लाभ होता है, ये 6912 पर लाभ होता है, गुणा 100 कर दो, तो आप देख लोगे, इसको काट के डिवाइड करके आप देखोगे तो ये आएगा आपका 40.62%, मतलब कि लगभग आप कहेंगे कि 41% के आसपास इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? हाँ। तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें खासतौर पर आप देखोगे लगातार इसमें आपको क्या करना है, मान निकालते जाना है और उसमें गुणा गणित थोड़ा सा बैठाया है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़िए। ये कह रहे हैं आपसे 19 नंबर में, 2 ट्रेनें ए और बी क्रम से स्टेशन पी और क्यू से चलती हैं, जो
540 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे की और ट्रेन ए पी से, खासतौर पर जो है ए पी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। क्लियर? हाँ, ये इसको आपको बनाना है। उसके साथ साथ आप देखोगे ट्रेन वी क्यू से 30 मिनट बाद 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और मिलने के बाद दोनों ट्रेनें उसी दिशा में चलती रहती हैं। इसके बाद ट्रेन ए अपनी गति बढ़ाकर के 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है, जबकि ट्रेन बी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही चलती रहती है। ट्रेन ए शुरू होने से कितने समय के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर होगी? तो ये बेसिकली आपको बताना है कि कितने घंटे तक वो चलने के पश्चात उनमें खासतौर पर बचेगी। तो अगर आप इस चीज को करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स में देना है ना? इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स में देना है। अब देखो 20 नंबर का क्वेश्चन है, अगर मैं इसकी बात कर लूं तो 20 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत इजी है कि दीवार की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने क्या किया है? आप देखोगे नितिन से कहा कि तस्वीर में जो व्यक्ति है वह मेरी माँ की बहन का बेटा है। मेरी माँ की बहन का बेटा मतलब कि मेरी मौसी का बेटा है और तुम्हारा भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, नितिन आदित्य का भतीजा है, आदित्य नितिन का बहनोई है और नितिन की माँ आदित्य की बहन है। और ये कह रहे हैं आपसे आदित्य और नितिन चचेरे भाई बहन है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे 20 का T420, इसमें डी राइट आंसर होगा, क्योंकि मौसी का जो लड़का होता है, ठीक है, हमारी जो मौसी होती है उसका जो लड़का होता है, हमारी मम्मी की बहन का लड़का हमारा क्या लगेगा? बोले सर वो लगेगा खासतौर पर भाई या बहन जो भी है, ठीक है। हाँ, परिच्छेद पढ़ो। सुरक्षा के लिए अनिवार्य बताई जाने वाली निगरानी प्रणालियां समाज को अधिक प्रभावित कर रही हैं। चेहरे की पहचान और पूर्वानुमानात्मक पुलिसिंग जैसे उपकरणों को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उपयोगी बताकर प्रचारित किया जाता है। ये उपकरण गंभीर नैतिक चिंताओं पर आवरण खासतौर पर डाल देते हैं। निगरानी सत्ता को लोकतांत्रिक संस्थाओं से हटकर एल्गोरिथमिक प्रणालियों की ओर स्थानांतरित कर देती है, जो निष्ठा और श्वेता को जन्म सिद्ध अधिकारों के बजाय अर्जित विशेष अधिकारों के रूप में पुनर्परिभाषित करती है। लेखक चेतावनी देता है कि निगरानी निरंतर अवलोकन को सामान्यकरण कर देती है, जिससे निष्ठा एक सशर्त विशेष अधिकार में परिवर्तित हो जाती है और मौलिक स्वतंत्रताएं क्षीण होती हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए निगरानी का मूल्यांकन केवल तत्कालिक लाभों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके दीर्घकालिक सामाजिक प्रभावों के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। किसका? टेक्नोलॉजी का। आइए तो जरा बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या पूछा है आपसे। परिच्छेद का आपसे पूछा गया है उप सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, मतलब कि इसका सिद्धांत किससे आपका निकलता है। निगरानी प्रौद्योगिकियां मूल अधिकारों या लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित किए बिना सुरक्षा प्रदान करती हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण बिंदु खासतौर पर देखने के लिए मिल रहा है और उसका किस तरीके से निदान किया जाएगा, ये गलत है। निगरानी का व्यापक उपयोग निष्ठा को घटाता है और इससे अधिकार से एक शर्त विशेष अधिकार में बदलने के रूप में, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। बिल्कुल ये बात सही है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। निगरानी प्रणालियों का सामान्यकरण आप देखोगे स्वभावतः निष्ठा को क्षीण करता है और उसे एक सशर्त विशेष अधिकार में परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल ये बात इन्होंने कूट कूट कर उसमें पैसेज में कही है। निगरानी प्रौद्योगिकियों को अपनाते समय लोकतंत्रों को सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए। ऑफकोर्स बिल्कुल करना चाहिए। तो दोनों पूर्वधारणाएं मान्य है। यहाँ पर C4 चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज को पढ़ते हैं। देखो, निगरानी प्रौद्योगिकियों की बढ़ती नेतानी को खासतौर पर, देखो, निगरानी प्रौद्योगिकी की बढ़ती तैनाती को प्राय सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा के लिए अनिवार्य बताकर औचित्य प्रदान किया जाता है। ये कह रहे हैं जैसे चेहरे की पहचान, पूर्वानुमानात्मक पुलिसिंग जैसे उपकरणों की सुरक्षा बढ़ाने से क्षमता के लिए सहारा खासतौर पर सहारा जाता है, ऐसे औचित्य गंभीर नैतिक चिंताओं को ओझल कर देते हैं। निगरानी लोकतांत्रिक निकायों से सत्ता को हटाकर उन एल्गोरिथमिक प्रणालियों की ओर स्थानांतरित कर देती है जो व्यवहार का पूर्वानुमान एवं वर्गीकरण करती है और निष्ठा तथा स्वायत्तता को क्या कर देती है? अविच्छेदन की ओर ले जाती है। अविच्छेदन अधिकारों की बजाय अर्जित विशेष अधिकारों के रूप में परिभाषित करती है। निरंतर निगरानी का सामान्यकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के लिए खतरा उत्पन्न करता है, जिससे निष्ठा क्षीण होती है और लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर पड़ते हैं। आइए जरा देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि लेखक द्वारा अति महत्वपूर्ण संदेश क्या है। फिर से संदेश पे पूछा गया। देखो, पढ़िएगा और इसका संदेश देने का प्रयास करें। ये कह रहे हैं आपसे पहले में
कि निगरानी प्रणालियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं और इनका व्यक्तिगत अधिकारों तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर प्रभाव नगण्य नहीं। ये पहली बात तो अनिवार्य नहीं है। दूसरा, अगर इनको आप यूज करते हैं तो इनका लोकतांत्रिक और व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रभाव अत्यधिक मात्रा में पड़ता है, तो ये बात भी गलत है। निगरानी से जुड़ी नैतिक चिंताएं आप देखोगे अतिरंजित है, क्योंकि ये प्रौद्योगिकियां विशेष रूप से अपराध निवारण में अपर्याप्त सामाजिक लाभ प्रदान करती हैं। हाँ, ये बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि ये लाभ वगैरह प्रदान नहीं करती। निगरानी का सामान्यकरण निजता और स्वायत्तता को अर्जित विशेषाधिकार में बदल देता है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर होते हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है, तो C4 चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। निगरानी प्रणालियों का सामान्यकरण आप देखोगे स्वभावतः निजता और स्वायत्तता से समझौता करता है और उन्हें सशर्त विशेषाधिकार में बदल देता है। क्या ये बात आपकी सही है? क्या इसको ये बदलने का प्रावधान करता है? बिल्कुल सही बात है, एकदम बदलता है। निगरानी प्रौद्योगिकियों को अपनाते समय लोकतंत्रों को सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए। मान्य पूछा है तो दोनों बातें आपकी सही है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहां पर क्या है विद्यार्थी, आपको एक पैसेज है, पैराग्राफ है, तो इसको आपको बनाना है विशेष रूप से, ठीक है। ये 25 से 28 तक क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, इसको पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास में पेपर नहीं है तो मैं इसको नहीं कर सकता हूं बेसिकली, ठीक है। तो आपको ये करना है, क्लियर। हाँ, तो देखो, संतोष जहां और उसकी पत्नी साक्षी के 3 बेटे हैं जिनके नाम राम, लक्ष्मण और भरत हैं। कश्यप परिवार जहां परिवार का एक पड़ोसी है। आर्यन कश्यप और उनकी पत्नी अदिति की 2 बेटियां हैं जिनके नाम आरजू और सिया हैं। दोनों पड़ोसी परिवार ऋषिकेश घूमने जाने का निर्णय लेते हैं। वे कारों से जाने का निश्चय करते हैं, लेकिन कोई भी कार 3 से अधिक सदस्यों को नहीं ले जा सकती। वे 3 कारें किराए पर लेते हैं। बच्चों में से कोई भी कार चलाना नहीं जानता, इसलिए प्रत्येक कार में कम से कम एक वयस्क होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त किसी भी कार में एक ही परिवार के 3 सदस्य नहीं हो सकते। तो इसको आपको बनाना है और इसका राइट आंसर आपको दे देना है, क्लियर। हाँ, ये 25 है, 26 है और आपका 27 है। ये 3 क्वेश्चन है और उसके बाद आपका 28 है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको देना है। जो भी राइट आंसर देगा उसका राइट आंसर पे आपको बता देंगे कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, जो समझाने योग्य यहां पर ज्यादा हो जाता है। देखो यहां पर प्रश्न ये उठता है, अनीता दिल्ली से चलना शुरू करती है और दक्षिण की दिशा में x किलोमीटर गाड़ी चलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए थोड़ा सा मैं कराने का प्रयास करता हूं आपको। देखो यहां पे जरा समझना, अनीता दिल्ली से चलना शुरू करती है किधर, दक्षिण की दिशा में x किलोमीटर। तो अनीता यहां पर दिल्ली लिख देते हैं, DL से चलना शुरू करती है दक्षिण दिशा में, बिल्कुल। और इन्होंने गाड़ी चलाई है x किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर के 16 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जाएगा तो उसका दायां हाथ जो होगा पश्चिम की तरफ होगा। तो ये क्या करती हैं, फिर उधर मुड़ जाती हैं और 16 किलोमीटर क्या करती हैं, गाड़ी चला लेती हैं। बिल्कुल सही है सर। 16 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद वह बाईं ओर मुड़ती हैं, ठीक है। वह किधर मुड़ती हैं, बाईं ओर मुड़ती हैं और 22 किलोमीटर गाड़ी चलाती हैं। अब बाईं तरफ मुड़ गई और 22 किलोमीटर इन्होंने गाड़ी चलाई, क्लियर। और जयपुर पहुंच जाती हैं। तो ये जयपुर बेसिकली राजस्थान आ गए हैं। x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेसिकली क्या है, अगर हम बात कर लें x प्लस कितना है, यहां पर देखो x प्लस 16 प्लस कितना है आपका y है, बस यही तो दूरी है इनकी टोटल दूरी। अब जरा समझना, यहां पर पैसेज को देखो इन्होंने क्या कहा है। अब देखो प्रश्न तो दे दिया गया है, अब इसका आंसर निकालते हैं। इन्होंने क्या कहा है, x प्लस 16 प्लस y, यही तो अनीता ने दूरी चली है ना टोटल, क्लियर। हाँ, पहले को देखो, ये कह रहे हैं अनीता ने कुल 101 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगर देखें हम कुल 101 किलोमीटर की दूरी तय की है, यानी अगर मैं कहूं x प्लस 16 प्लस आप देखोगे y बराबर कितना 101 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 101 माइनस कितना 16। तो यहां पर आ जाएगा 11 में से 6 जाएगा आपका 5 बचेगा और ये आ जाएगा 9 में से 1 जाएगा आपका 8 बचेगा। बोले सर यहां पर x प्लस y का मान कितना हो गया 85, मतलब कि 85 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्या हम बता सकते हैं कि उसने दूरी इतनी की है तो इससे दे सकते हैं? बोले सर दे तो सकते हैं, लेकिन अभी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें से खासतौर पर आप देखोगे x ने कितनी चली, y ने कितनी चली, है ना, ये नहीं बता सकते। हमें ये तो पता चला
कि x और y की जो दूरी है वो 85 है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि x की दूरी कितनी है और y की दूरी कितनी है। आप कहोगे सर बता देंगे, हम 5 चला देते हैं y को और x को चला दें 80, तो ऐसे थोड़ा नहीं हो सकता है बेटा, वो तो उल्टा भी हो सकता है। तो अभी नहीं दे सकते, तो पहले से अकेले से नहीं दे सकते, दूसरे से देखते हैं। x और y पूर्ण वर्ग हैं, जहां x जो हो जाता है बड़ा हो जाता है। देखो अब यहां पर समझना, x y का मान तो हमारे पास है 85, है ना, पहले निकाल लिया हमने। लेकिन ये कह रहे हैं आपसे x y जो है एक वो पूर्ण वर्ग के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली क्या है, अगर हम बात कर ले, मान लीजिए अगर वो 85 है, कितना है, अगर वो मान लेते हैं 85 आपको देखने के लिए मिलता है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं आपसे कि भाई 7 का स्क्वायर और x की बात कर लूं, तो x का मान देखो मैं यहां पे ले लेता हूं, x बराबर मैं कहूं आपका 7 का स्क्वायर और y बराबर मैं कहूं आपका 6 का स्क्वायर। तो देखो x यहां पर बड़ा हो जाता है y से, और उसके साथ साथ ध्यान रखना आपका y हो जाता है आपसे छोटा। तो 7 सत्ते 49 हो जाता है और 6 हो जाता है 36, इसको जोड़ लो, 9 और 6 होता है 15, 1 और 4 और 3 7 और 1 हो जाता है 8। तो देखो यहां पर मैं दोनों का अगर उपयोग कर लूं तो इसका आंसर दे सकता हूं, लेकिन यहां पर विद्यार्थी में पहले और दूसरे से अलग अलग नहीं, लेकिन दोनों का उपयोग करके इसका आंसर दिया जा सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो अब मैं कह सकता हूं x की दूरी 49 किलोमीटर चली थी और y जो दूरी चली थी वो खासतौर पर 36 किलोमीटर चली थी। तो दोनों से इसका आंसर आप दे दोगे तो C4 चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 30 नंबर। अब इसका राइट आंसर आपको देना है। बोले सर हमसे क्यों करवा रहे हो? क्यों? क्योंकि बच्चों जरा इस बात को समझो, मैं आपसे 9 नंबर का ये टेस्ट ले रहा हूं, 9 नंबर का टेस्ट। अब तक मैंने आपसे देखोगे एक विजन आईएएस का तो 10 नंबर का टेस्ट है ये बेसिकली, तो अब तक 9 टेस्ट मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करके दिया है हर एक क्वेश्चन का। तो अब आपका नंबर आ चुका है, अब आपको क्वेश्चन करने, टेस्ट में पेपर में आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो पढ़ो, मैं आपको बता दे रहा हूं। एक दीवार घड़ी पर आप देखोगे, देखा गया कि प्रातः खासतौर पर 6 बजे मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है। जरा समझो आप इसको कैसे करोगे। बोले सर बता देते तो एक बार थोड़ा सही हो जाता, इजी हो जाता। लीजिए हम बता देते हैं आपको, एक सेकेंड रुको जरा। देखो यहां पर है आपकी घड़ी, देखो इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देखो। यहां पर है आपके 12, यहां पर है 6, ये है 9 और इधर आ जाता है 3। उसने कहा है कि यदि 6 बज रहे थे तो 6 बजने का मतलब ये होता है घंटे की सुई 6 पर होगी, घंटे की सुई 6 पर होगी और मिनट की सुई आपकी क्या है, आप देखोगे 12 पर होगी, जब तो 6 बजेंगे पूरे पूरे। अब ये कह रहे हैं यह मानते हुए कि घड़ी सामान्य रूप से चल रही है और दिशा स्थिर है, उसी घड़ी में प्रातः 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में संकेत करेगी। देखो यदि वो 9 भी बजाएगी, अगर 9 बजेगी तो मतलब कि मिनट की सुई क्या होगी, मिनट की सुई 12 पे होगी और आपकी मिनट की सुई 12 पे होगी और घंटे की सुई 9 पे होगी, तभी तो 9 बजेंगे, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अब भी तो 12 की तरफ है, जब 6 पे ही, जब भी मिनट की सुई 12 पे ही, और 9 बज रहे हैं जब भी आपकी देखो पूरे पूरे 9 बज रहे हैं जब भी 12 पे। जब पहले वाले में इसने क्या कहा था कि पहले वाले में क्या कह रहे हैं, ठीक पश्चिम की दिशा की ओर है, तो अब भी तो क्या होगी, यदि 9 बजा रहा है पूरा पूरा तो अब भी तो पश्चिम की तरफ होगी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? हाँ, तो ये है आपका टेस्ट नंबर, आप देखोगे 9 और इसका पार्ट नंबर पहला। प्रिय विद्यार्थी एक क्वेश्चन मैं आपको देके चल रहा हूं, देखते हैं, नहीं पैसेज है, तो चलो मैं इस पैसेज को नेक्स्ट टॉपिक में आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मल्ला के पढ़ते रहिएगा। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स में अवश्य रूप से बताइएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, वीडियो को लाइक। इसके साथ साथ अगर कोई विद्यार्थी ये टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहता है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। दृष्टि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, ये ऑफर फरवरी तक है। क्लियर? हाँ, कितना है सर, 199 रुपए। फरवरी के बाद आपका ये बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और क्लासेस में, किसी और सेशन में, और 8 बजे ये सेशन अब आपका चलेगा। तो मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।